हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 29 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रीडमैन की थ्योरी ऑफ कंजम्पशन को, जिसको परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, उसको रैप अप करेंगे। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर कंजम्पशन थ्योरी। तो जैसे कि अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो पार्ट 1 के अंदर हमने एक चीज कवर करी थी कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो हमारा कंजम्पशन होता है वो डिपेंड करता है हमारी परमानेंट इनकम के ऊपर। अब परमानेंट इनकम को निकालने के लिए फ्रीडमैन ने दो तरीके दिए थे, दोनों को अभी हम रिवाइज करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम कंजम्पशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो आपकी कंजम्पशन है, जिसको हम परमानेंट कंजम्पशन बोलते हैं, वो एक फंक्शन है किसका, परमानेंट इनकम का। तो उसको हम निकालते हैं के मल्टीप्लाई बाय परमानेंट इनकम। के हमारा रिप्रेजेंट करता है उस रेट को जिस रेट पे आप कंजम्पशन कर रहे हैं, 10%, 20%, 30%, मीनिंग कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा आप कंज्यूम कर रहे हैं। और वाईपी होता है आपकी परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम निकालने के लिए फ्रीडमैन ने दो तरीके दिए थे। एक तरीका था आर इंटू डब्ल्यू। आर रिप्रेजेंट करता है आपके मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है, आर कितना है। और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है आपके पास टोटल वेल्थ कितनी है। टोटल वेल्थ दोनों तरीकों से, आपकी लेबर इनकम से प्लस आपकी कैपिटल इनकम से। हालांकि फ्रीडमैन ने बाद में ये भी कहा था कि आर और डब्ल्यू ये दोनों ऐसे वेरिएबल है जिनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है एक इकोनॉमी के अंदर। तो फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका दिया परमानेंट इनकम निकालने का। और वो तरीका था कि आप क्या कीजिए, आप एक बी निकालिए। बी एक वेटेज होती है जो आप अपने इनकम को देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई आपकी जो वाई टी है, वाई टी रिप्रेजेंट करता है परमानेंट इनकम टी पीरियड में। टी पीरियड मतलब जिस पीरियड में अभी आप हैं, जो आपका करंट ईयर चल रहा है, उस साल की इनकम मल्टीप्लाई बाय बी। बी रिप्रेजेंट करता है उसके वेटेज को। और ये वेटेज, जैसे जैसे आप पास्ट की इनकम में जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये वेटेज कम होती जाती है। जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि पास्ट में होने वाली जितनी भी इनकम है, उनको हम कम वेटेज देते हैं। जितनी इनकम मेरी रिसेंट होती जाती है, उसको ज्यादा वेटेज मिलती है। वेटेज मतलब रेलेवेंस। प्लस उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई आप इसमें से 1 - बी इंटू वाई टी -1, प्रीवियस ईयर की जो आपकी परमानेंट इनकम है, 5 रिप्रेजेंट करता है परमानेंट इनकम को, T-1 रिप्रेजेंट करता है पिछले साल की। पिछले साल की जो परमानेंट इनकम है, उसको आप वेटेज देंगे 1 - बी की। तो बी अगर 0.33 है, तो तो जो YPT-1 के साथ वेटेज जाएगी, वो जाएगी 0.67। खैर, ये तो होगी वेटेज। और YT और YPT-1 रिप्रेजेंट करता है, YT रिप्रेजेंट करता है टी पीरियड की इनकम को, ज्यादातर करंट ईयर होता है। और YPT-1 रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस ईयर की परमानेंट इनकम को। ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसका जो ग्रैंडर फॉर्म था, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करूं और मैं कंजम्पशन, परमानेंट कंजम्पशन का नया फॉर्मूला निकालना चाहूं, तो क्या निकलेगा? मैं YP को रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से, विच इज बी YT प्लस 1 - B YT-1. This is a typical consumption function of Friedman theory of consumption या permanent income hypothesis. I know ये थोड़ा देखने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन let me remind you, permanent income hypothesis is one of the major aggregate consumption theory in the recent time. इसके अंदर वो सारी खूबियां आती है जो कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि केनेजियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि ड्यूसेनबेरी ने दी थी। इन दोनों से बेटर थ्योरी थी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसको मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। नाउ अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिक फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख रहे होंगे, मैंने ग्राफ प्लॉटिंग की है। अब हम इसको एक एक करके नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ग्राफ के अंदर जो जीरो से ओरिजिनेट होती है, वो हमारी एक हाइपोथेटिकल लाइन है, जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है, वो हमारी इनकम के इक्वल है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कोई ना कोई कंजम्पशन होती है। बट हाइपोथेटिकली हम एक लाइन बना के चलते हैं जो कि 45 डिग्री की लाइन होती है, जो जीरो से इंटरसेक्ट होती है। अब अगर मैं आपको पुराने लेक्चर्स में लेके जाऊं, पुरानी कंजम्पशन थ्योरी के अंदर लेके जाऊं, तो वहां के अंदर हमने एक कंजम्पशन पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, विच वॉज A+B/Y। ये आपका एक टिपिकल कंजम्पशन फंक्शन है केनेजियन थ्योरी के अंदर। इसको हम नाम दे देते हैं CS। सो CS रिप्रेजेंट करता है एक शॉर्ट रन के अंदर हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। ए रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को। तो अगर हम सी एस के इंटरसेप्ट को देखेंगे कि भाई ये हमारे वाई एक्सिस, जहां पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे कंजम्पशन, चाहे वो मेजर्ड हो चाहे वो परमानेंट हो। और एक्स एक्सिस में हम अपने यूजुअल इनकम दिखाएंगे, चाहे वो मेजर्ड इनकम हो चाहे वो परमानेंट इनकम हो। नाउ
यूजुअली जो हमारा टिपिकल कंजम्पशन फंक्शन है ए प्लस बी वाई वाला, वो जीरो से इंटरसेप्ट नहीं होता। वो कहीं ना कहीं एक हायर लेवल से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। वाई ऑटोनोमस कंजम्पशन? क्योंकि ये वो कंजम्पशन है जो मैं जीरो इनकम लेवल पे भी करूंगा, वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब मान लीजिए ये हमारा एक सी एल लाइन है, सीएल लाइन जो कि एक लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। ये जो सीएल लाइन है, ये फ्रीडमैन ने दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई इसको निकालने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई के विथ योर परमानेंट इनकम। और फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन है ए प्लस बी वाई वाला, वो टोटल करंट इनकम की बात करता है, तो हम उसको मेजर्ड इनकम ले लेते हैं। मेजर्ड इनकम का मतलब ही होता है आपकी टोटल इनकम। नाउ टिपिकली जहां पे हमारा सीएल और सीएस इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट क्या बन गया? वो पॉइंट बन गया हमारा पॉइंट नंबर ए। पॉइंट ए पे जो हमारी इनकम है, मान लीजिए उसको हमने नाम दे दिया एम, और इस पॉइंट पे जो हमारे पास लेवल ऑफ कंजम्पशन निकल कर आएगा, दिस पॉइंट, लेट्स नेम इट C0। C0 वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि सेम है मेरे शॉर्ट रन में भी और हमारे लॉन्ग रन में भी। दिस इज द पॉइंट वेयर माय लॉन्ग रन कर्व एंड शॉर्ट रन कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर। आप मान लीजिए क्या होता है, आपकी मेजर्ड इनकम बढ़ जाती है। आपकी मेजर्ड इनकम ओ एम से बढ़ के, अब यहाँ पे क्योंकि देखिए हमारी मेजर्ड इनकम भी सेम है हमारी परमानेंट इनकम की। माई वाई एम इज इक्वल टू वाई पी, देयर इज नो ट्रांजिटरी इनकम इन बिटवीन। आप मान लीजिए किसी रीजन की वजह से हमारी जो मेजर्ड इनकम है वो बढ़ जाती है ओ एम लेवल से ओ एन लेवल पे। जैसे ही मेरी इनकम ओ एम लेवल से ओ एन लेवल पे जाएगी, यू कैन क्लियरली सी माई कंजम्पशन हैज ऑल्सो गॉन अप। हमारी जो कंजम्पशन है वो आ जाती है इस पॉइंट पे। लेट्स नेम इट पॉइंट नंबर, इसको एच नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल इट पॉइंट नंबर एच। एट पॉइंट नंबर एच यू कैन क्लियरली सी माय कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड। अब मेजर्ड इनकम बढ़ी है, तो इसका मतलब जो हमारी परमानेंट इनकम है वो भी बढ़ी होगी। मान लीजिए हमारी परमानेंट इनकम बढ़ जाती है क्यू लेवल पे। सो माय परमानेंट इनकम हैज इंक्रीज फ्रॉम लेवल ओ एम टू ओ क्यू। हमारी जो मेजर्ड इनकम थी वो बढ़ी थी ओ एम लेवल से ओ एन लेवल पे, लेकिन जो हमारी परमानेंट इनकम है, क्योंकि हमारी मेजर्ड इनकम से रिलेटेड होती है, तो अगर मेजर्ड इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है परमानेंट इनकम भी बढ़ी होगी। वो बढ़ गई ओ एम से ओ क्यू लेवल पे। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी ओ क्यू लेवल पे भी जो हमारी कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है सी पे। तो ए लेवल से सी लेवल और ए लेवल से एच लेवल। लेकिन द पॉइंट यू शुड सी है कि मेरी जो कंजम्पशन है वो परमानेंट इनकम पे भी सेम है, और जो हमारी कंजम्पशन ओ एन लेवल पे है, जो कि हमारा क्या है मेजर्ड इनकम का पॉइंट है, वो भी सेम है, जिसको हम मान लीजिए C1 का नाम दे देते हैं। तो ओ C1 लेवल की जो हमारी कंजम्पशन है, इस पॉइंट की जो हमारी कंजम्पशन है वो सेम है। चाहे बेशक देखिए हमारी जो मेजर्ड इनकम है बढ़ गई, मेजर्ड इनकम बढ़ी है तभी हम उतना कंज्यूम कर रहे हैं, परमानेंट इनकम बढ़ी है तभी हम उतना कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो मेजर्ड इनकम है वो ज्यादा समय तक ओ एन लेवल पे रहती है, तभी जाके जो हमारी कंजम्पशन है वो शिफ्ट हो पाएगी एक ऊपर वाले लेवल पे, एज पर दी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। लॉन्ग रन के अंदर कंज्यूमर को लगना चाहिए कि भाई ये जो मेरी बढ़ी हुई इनकम है ये सस्टेन करेगी, ट्रांजिटरी नहीं है। अगर उसको लगता है कि हाँ लॉन्ग रन में ये मेरी जो बढ़ी हुई इनकम है ओवन लेवल पे ये परमानेंट नेचर की है, इसको अगर ऐसा एंटीसिपेट होता है तभी जाके वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, अदरवाइज ये कंजम्पशन उतनी की उतनी रहेगी। विच अगेन गोज ऑन टू प्रूव परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, कि जो इंसान की कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है कि उसका परसेप्शन क्या है उसकी परमानेंट इनकम को लेके। अगर उसको बीच में कोई छोटी मोटी इनकम का फायदा हो जाता है, लेकिन उसको पता है कि भाई ये फायदा ट्रांजिटरी है, ये इनकम ट्रांजिटरी है, तो वो अपनी कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएगा। वो अपनी कंजम्पशन तभी बढ़ाएगा जब उसको इस इनकम से ये लगता है कि भाई ये परमानेंट नेचर की इनकम। एंड दिस इज हाउ यू प्लॉट अ ग्राफ इन केस ऑफ permanent income hypothesis, just like the absolute income hypothesis और relative income hypothesis। जो हमारी permanent income hypothesis है उसके ऊपर भी बहुत सारे critical assessment हुए हैं, तो एक बार उन critical assessment को कवर कर लेते हैं फॉर द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ने ये बोला था कि भाई, और आप ये बोल सकते हैं कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का एक ये सबसे मेन कंक्लूजन भी था कि जो आपका एपीसी है वो सेम रहता है एमपीसी के। इसका मतलब इससे ये चीज निकल कर आती है कि रिच एंड द पुअर, जो आपकी सोसाइटी के अमीर घर हैं और जो गरीब घर हैं, वो सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर एम्पेरिकल डेटा को स्टडी किया।
उसके अंदर बहुत ही फेमस थे, जिनका अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर उन्होंने एक अपना पेपर भी छापा था इसी कंजम्पशन थ्योरी को लेके। उनका नाम था फ्रेंड एंड क्रेविस। इन्होंने उस पेपर के अंदर ये चीज मेंशन करी थी कि भाई ऐसा नहीं है, एपीसी और एमपीसी अगर आप इंपेरिकल डेटा को स्टडी करेंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ लो इनकम हाउस होल्ड भी हैं। नाउ इन लो इनकम हाउस होल्ड के साथ प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इनकी इनकम इतनी कम है कि इनका एमपीसी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। उसका रीजन क्या है भाई, इनकी इनकम इतनी कम है तो इनको सर्वाइव करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो खर्चा ज्यादा होता नहीं है, इनकम के रिलेटिव अगर आप उसको देखेंगे तो कंजम्पशन ज्यादा लगती है। तो इनका जो बाय डिफॉल्ट एमपीसी है वो हायर होता है। जैसे जैसे इन लो इनकम हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो एमपीसी एक आपको गिरता हुआ ट्रेंड दिखाता है। अगेन ये आपको कौन सी बात पता लग रही है, ये आपको पता लग रही है एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंदर, क्योंकि वो भी यही बात करते थे। वो भी कहते हैं कि एमपीसी कांस्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स और क्रेविस ने जब अपना पेपर स्टडी किया, जब उन्होंने अमेरिकन हाउस होल्ड का डेटा स्टडी किया, तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई लो इनकम हाउस होल्ड के साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। हो सकता है हाई इनकम हाउस होल्ड के साथ ऐसा हो क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट रहती हो, लेकिन लो इनकम हाउस होल्ड के साथ ऐसा नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी इनकम इतनी कम है तो बाय डिफॉल्ट उनका एमपीसी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो बात हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, एमपीसी डिक्लाइंस एज इनकम राइजेस, लेकिन ये किसके लिए ट्रू है, लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। दूसरी, अगेन जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का एक और कंक्लूजन था कि जो आपकी ट्रांजिटरी इनकम है और जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन है, जो परमानेंट नेचर की नहीं है, उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, दे आर नॉट कोरिलेटेड। इस पर्टिकुलर अजम्पशन को, प्रोपोजिशन को बहुत लोगों ने चैलेंज किया। उसके अंदर एक इंसान थे जिनका नाम था हुथकर। ना हुथकर ऑल्सो चैलेंज कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या लॉजिक दिया इसके पीछे, अगर किसी इंसान का पर्स हो जाता है तो हो सकता है कि वो अपनी शॉपिंग में से थोड़ा बहुत कट डाउन कर दे। इसका मतलब अगर उसको इनकम का लॉस हो गया तो वो अपना कंजम्पशन भी कम कर देगा। उसके साथ साथ लेकिन अगर उस बंदे की कोई लॉटरी लग जाती है या उसको कोई विनिंग प्राइज मिल जाता है, तो क्या वो सीधा भागा भागा सेविंग्स बैंक के पास जाएगा? ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ पोर्शन तो उसके अंदर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो आपका एमपीसी है, जरूरी नहीं है कि एमपीसी जीरो हो और सारा के सारा जो आपको विंडफॉल गेन होता है, विंडफॉल गेन का मतलब यही है। विंडफॉल गेन का मतलब होता है कि भाई आपने इस चीज के लिए बेनिफिट, कोई मेहनत वगैरह नहीं की, आपको फायदा हो गया। लेकिन ट्रांजिटरी इनकम वही तो चीज है, विंडफॉल ही तो है, आपने मेहनत नहीं की थी लेकिन हो गई। लेकिन वो तो करने का भाई ऐसी कोई भी मेन चीज नहीं है और ये लॉजिक को भी विथस्टैंड नहीं करता। उसके बाद इस चीज को एम्पेरिकली प्रूव किया एक इंसान ने, जिनका नाम था क्रेनिन। क्रेनिन ने भी सेम अमेरिकन डेटा को स्टडी किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो विंडफॉल गेन है ना, इनका अगर आप एमपीसी डेटा के थ्रू स्टडी करोगे तो दे हैव अ पॉजिटिव एमपीसी, प्रूविंग द फैक्ट कि अगर किसी इंसान को कोई बेनिफिट हो जाता है, कोई अननोन बेनिफिट हो जाता है, तो वो उसमें से कुछ पोर्शन तो कंज्यूम करता है, उसका एमपीसी पॉजिटिव रहता है, पूरा के पूरा एमपीसी जीरो नहीं होता। लेकिन अब इस पर्टिकुलर चीज को हमारे जो फ्रीडमैन थे उन्होंने इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट दिया है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिब्यूट भी किया है। तो एक बार उस आर्ग्यूमेंट को भी देख लेते हैं कि जो फ्रीडमैन थे या इस पर्टिकुलर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के जितने भी फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये चीज देखिए कि अगर किसी इंसान को कोई लार्ज ट्रांजिटरी इनकम का बेनिफिट होता है तो मैंने मान लिया कि वो कंजम्पशन करेगा, लेकिन वो जो कंजम्पशन होती है वो एक ड्यूरेबल गुड्स के अंदर होती है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो लंबा चलते हैं, एग्जाम्पल कार हो गई, एग्जाम्पल हाउस हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर किसी इंसान को कोई लार्ज इनकम का बेनिफिट होता है तो वो अपना इस लार्ज बेनिफिट को कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है। और इन्वेस्टमेंट से क्या जनरेट होता है, इन्वेस्टमेंट से जनरेट होता है बेनिफिट, और बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म, बेनिफिट अराइजेस ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से होने वाली सर्विस एक लंबे समय तक के लिए आती है। और जो फ्रीडमैन थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो बेनिफिट है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस बेनिफिट इज कंज्यूम, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस बेनिफिट इज कंज्यूम्ड। इसीलिए अगर आप एक लार्जर स्केल पर चेक करेंगे तो उस लेवल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एमपीसी में जो राइज आपको देखने को मिल रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है। सो ऑन अ लार्जर
level rise in MPC is insignificant। कि भाई हमारी एमपीसी के अंदर इतना बड़ा इंक्रीज भी नहीं आ रहा जो कि हमारे एमपीसी को बहुत ज्यादा पुश कर देगा। ठीक है, हमने मान लिया कंजम्पशन होती है, लेकिन आप ये भी देखिए वो कंजम्पशन किस चीज के अंदर हो रही है, वो कंजम्पशन हो रही है ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। अब ड्यूरेबल गुड्स से आपको बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म होता है। मान लीजिए आपने घर खरीदा, घर खरीद के आपने रेंट पे दे दिया, तो वो घर आपके पास अब लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, तो उससे आपको बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, रेंट भी लंबे समय तक के लिए आता रहेगा। लेकिन फ्रीडमैन ने फिर बाद में एक और चीज बोली कि ये जो आपको रेंट मिल रहा है, ये रेंट आप क्या करेंगे, आप इसका बहुत थोड़ा पोर्शन कंज्यूम करते हैं और मैक्सिमम पोर्शन सेव करते हैं। इसीलिए ऑन अ लार्जर लेवल एमपीसी के अंदर जो राइज आता है, जो आपको कंजम्पशन में राइज देखने को मिलता है, वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि वो जीरो के बराबर ही मान लीजिए, उसका मेरी इकोनॉमी में कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और तीसरी बात भी जो रिलेटेड है, वो फ्रीडमैन ने जो कंजम्पशन का परमानेंट इनकम निकालने का जो फंक्शन दिया था, जो लंबी सी स्ट्रिंग दी थी उन्होंने, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। तो काफी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई ऑन इकोनॉमिक लेवल जो आप ये लार्ज डेटा ढूंढ रहे हैं ना परमानेंट इनकम का पास्ट ईयर्स के लिए, इकोनॉमिकली वो डाटा इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है। तो वो चीज इकोनॉमिकली क्या है, अनविल्डली है। अनविल्डली का मतलब ये होता है कि भाई ऑन दैट पर्टिकुलर स्केल आप उसको नहीं निकाल सकते इजीली। तो वो आप चाहकर भी उस चीज को इकोनॉमिकली नहीं कर सकते। तो जो आप पिछले 15 साल की इनकम निकालना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीडमैन ने जब अपना डेटा स्टडी किया था तो उन्होंने 17 साल की 16-17 साल की उन्होंने इनकम ली थी। उन्होंने 16-17 साल की इनकम पे अपना वाईपी निकाला था, जो वो उससे 1 - b, फिर 1 - b का स्क्वायर, 1 - b क्यूब, 1 - x⁴ उन्होंने ऐसे ऐसे वेटेज जब असाइन करी थी। तो लोगों ने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई वो जो आप लार्ज डेटा ढूंढ रहे हैं ना परमानेंट इनकम का, वो अनविल्डली है। अनविल्डली का मतलब ये होता है कि आपको उसका कोई फायदा नहीं है और वो आपको चीज मिलेगी भी नहीं। तो ये 3 ग्राउंड्स थे जिनके बेस पे हमारे जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के साथ अच्छी बात यह है कि जो भी हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस थी और जो हमारी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थी, उसका हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में या पॉलिसी फॉर्मेशन में इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है, उसका पॉलिसी इंप्लीकेशन में बहुत फायदा पड़ता है। इसका रीजन क्या है? पहली बात तो हम ये देखते हैं कि भाई पॉलिसी इंप्लीकेशन से हमारी कंजम्पशन क्या लेना देना है। अगर मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में आ रहा है इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है, स्पेशली अगर ये इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन है, डिमांड ड्रिवन का मतलब ये होता है कि भाई लोगों के पास बहुत पैसा है और लोग मार्केट में कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप उतनी जल्दी सप्लाई नहीं कर पा रहे। जो आपके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये जो आपकी फैक्ट्रीज है, वो उतनी जल्दी सामान नहीं बना पा रही है। तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो प्राइस है स्काई रॉकेट हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। स्पेशली अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि आपके हाउस होल्ड की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए। सो गवर्नमेंट कर दी हाउस होल्ड कंजम्पशन। अब सरकार कैसे करती है? अब सरकार ज्यादा की बोलेगी तो नहीं कि भाई आप वो खर्चा मत करो, वो खर्चा मत करो। बेसिकली सरकार क्या कर देगी, आपकी इनकम कम कर देगी। इनकम कम करना मतलब क्या है? मानिए सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स रेट बढ़ा दिया, सो हाई के टैक्स रेट। अब इनकम टैक्स बढ़ा दे या जीएसटी बढ़ा दे, पर्पस क्या है? आपकी कंजम्पशन कम करनी है। कंजम्पशन कहाँ से ड्राइव हो रही है? आपकी डिमांड से। डिमांड कहाँ से ड्राइव हो रही है? आपकी इनकम से। तो इनकम ही कम कर दो। या अगर मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में आ गया रिसेशन, मतलब डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज डिमांड। गवर्नमेंट चाहती है कि हाउस होल्ड मार्केट में जाए और खर्चा करें। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? आप सरकार आपके हाथ में पैसा देगी, तो सरकार क्या करेगी? हाइक कर देगी सब्सिडीज या डिक्रीज कर देगी टैक्स रेट, बेसिकली ताकि आपकी कंजम्पशन बढ़ जाए, आपके हाथ में आने वाली जो इनकम है वो इनकम बढ़ जाए, डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो उसका अमाउंट बढ़ जाए। क्योंकि जो हमारी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है और जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है, ये दोनों के दोनों बेस्ड है हमारी करंट इनकम के ऊपर। करंट इनकम, जो इनकम आज आज कमाई जा रही है, आप जो आज कमा रहे हैं, वो करंट इनकम है। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज का इफेक्ट भी करंट इनकम के ऊपर होगा। तो जो इन पॉलिसीज की वजह से आप चेंजेस लाना चाहते थे, वो चेंजेस भी सिर्फ आपको करंट ईयर में देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम के ऊपर बेस है, तो इन पॉलिसी इंप्लीकेशन का कितना चेंज आना चाहिए, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक, जो आपकी इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लोग कंजम्पशन कितनी करते हैं,
और दूसरा ये हम अपने इनिशियल थ्योरी में पढ़ा था हमने इसको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी में अगर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कितना गुना इनकम जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। This is the problem with absolute income hypothesis and relative income hypothesis. According to Friedman permanent income hypothesis, जो हमारी कंजम्पशन है, किसी भी इंडिविजुअल की कंजम्पशन है, वो डिपेंड करती है कि वो क्या परसीव करता है कि उसके फ्यूचर में भी कितनी इनकम होगी। क्योंकि परमानेंट इनकम मतलब क्या है, एंटिसिपेटेड इनकम। इसका मतलब अगर कंज्यूमर को लगता है कि सरकार ये जो भी टैक्स रेट वगैरह बढ़ा रही है या जो भी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं, ये शॉर्ट रन में है, मतलब ये ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटरी का मतलब होता है कि भाई ये अभी है, बाद में चले जाएंगे। तो फिर क्या वो अपनी कंजम्पशन में कोई चेंज लेकर आएगा? एग्जैक्टली, देयर विल बी नो चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि दिस इज व्हाट फ्रीडमैन सेड कि भाई किसी भी इंसान की जो कंजम्पशन है वो उसकी परमानेंट इनकम के ऊपर बेस होती है, वो उसके ट्रांजिटरी इनकम के ऊपर बेस नहीं होती। यहाँ पे पीआई का मतलब परमानेंट इनकम नहीं है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन। सो नो चेंज इन कंजम्पशन। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। फ्रीडमैन ने ये कहा था, या जो आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है उसने ये कहा था कि अगर जो कंज्यूमर है उसको ऐसा लगता है, हाउसहोल्ड को ऐसा लगता है कि ये जो भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन लाई जा रही है ये ट्रांजिटरी नेचर की है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इस फैक्ट के ऊपर काम करती है कि इंसानों की कंजम्पशन उनके परमानेंट इनकम के ऊपर बेस है, ना कि ट्रांजिटरी इनकम के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन है ये परमानेंट नेचर की है, so yes, now there will be a effect in consumption. So now your consumption will be affected. This means that अगर हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को फॉलो करें तो आपके कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है उसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करती है कि वो अपनी कंजम्पशन पैटर्न के अंदर क्या चेंजेस लेकर आएगा। इसकी वजह से देखिए होता क्या है, इसकी वजह से जो आपका पॉलिसी मेजर है वो इंस्टेंट नहीं होता। पॉलिसी मेजर्स का जो इफेक्ट आएगा दो चीजों की वजह से आएगा। देखो, जो हमारी इनकम है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर जो हम परमानेंट इनकम की बात कर रहे हैं वो क्या है, लॉन्ग रन के ऊपर बेस्ड है। एंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन, पॉलिसी मेजर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी क्या होगा, ओवर अ इट विल स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। पहली बात तो ये चीज हो गई, क्योंकि जो जिस इनकम के ऊपर कंजम्पशन हो रही है वो इनकम ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके साथ साथ हर साल कंजम्पशन पे मार्जिनल इफेक्ट आएगा, मार्जिनल इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। तो जो आपको पॉलिसी शॉक लगता है, किसी भी सरकार को डर रहता है पॉलिसी शॉक का कि भाई हम अगर पॉलिसी मेजर्स लेकर आते हैं, पॉलिसी में चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कोई शॉक ना आ जाए, हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसा धक्का ना लग जाए। तो हम चाहते हैं कि पहली बात जो हमारी पॉलिसी मेजर्स की जो इम्प्लीकेशन है वो एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड हो ताकि जो कंट्रोल करना आसान रहे। दूसरा, जो कंजम्पशन के ऊपर इफेक्ट है वो मार्जिनल हो, धीरे 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 करके आए, एक साथ आएगा तो शॉक लग जाएगा। इसलिए परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हैज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी इम्प्लीकेशन इवन नाउ। दिस एंड्स आवर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस टॉपिक्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मार्केटिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।